स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। भूल चुका हूं जितना तुम कभी सीख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। वह भावुक और भावुक होता जा रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, मानो कुरियर वाले ने उसके कंधों पर कई दिनों से लदा बोझ उतार दिया हो। अर्जुन को अपने शब्द ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वे दिल से निकले थे। वह इसमें कभी अच्छा नहीं था, लूप से पहले भी नहीं। मुझे पता है तुम मुझे क्यों नहीं देखना चाहती। तुमने मुझे एक और इतिहास में बताया था जो अब मिटा दिया गया है। मैं अपनी मौजूदगी से तुम्हें इतना दुख क्यों पहुंचाता हूं? तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता के साथ जो किया, और मैं तुम्हें उन बुरे दिनों की याद दिलाता हूं। और मैं समझता हूं। उस बातचीत को याद करके आज भी दुख होता है, लेकिन वह समझ गया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं कृष, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मदद कर सकती हूं। मैंने कभी किया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे डटे रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि मुझे बिना दखल दिए तुम्हें अपनी नियति खुद तय करने देनी चाहिए। और मैं सबसे अच्छा तरीका नहीं सीखना चाहती कृष, क्योंकि इसका मतलब है अनगिनत परीक्षाओं और गलतियों से गुजरना। हम बार बार वही बातें करेंगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे, और हमारे हर खास पल मेरे लिए एक दिनचर्या बन जाएंगे। तुम दोस्त नहीं, एक लक्ष्य बन जाओगे। अब भी कोई उत्तर नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। तो अगर तुम सुन रही हो और कोई संभावना है कि हम सुलह कर सकें और मेरे उस श्राप से बच सकें, तो कृपया मुझे कोई संकेत दो। अगर नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं अनाथ बच्चों को रोहित और उसके साथियों से बचाने के लिए कुछ करूंगा, लेकिन तुम फिर कभी मुझसे नहीं मिल पाओगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, क्योंकि वरना हम दोनों को बहुत दुख होगा। उसने पीछे मुड़कर ड्राइववे की तरफ देखा। तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, अर्जुन ने विनती की। मुझे कोई निशानी दे दीजिए, कुछ भी। उसका माथा गाड़ी के पहिए से टकराया। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। कुछ सेकंड और कुछ मिनट बीत गए। उसके चारों ओर केवल कारों का शोर सुनाई दे रहा था। कोई जवाब न पाकर अर्जुन ने आह भरी खुद को संभाला और घोल को फिर से कुचलने के लिए तैयार हो गया। अगर कुरियर वाला और इंतजार करता तो शायद उसे अपनी हत्याओं से बचने के लिए बहुत देर हो जाती। उसकी आवाज शंकर से निकली, मुझसे अनाथालय में मिलो। जब अर्जुन अनाथालय पहुंचा तो रस्ट टाउन में रात हो चुकी थी। उसका अच्छा और अनिच्छुक दोस्त घोल पीछे फंसा हुआ था। उसके ज्यादातर अंग गायब थे। उम्मीद थी कि उसकी मौजूदगी से लैंड शाम तक कुरियर की पीठ से उतर जाएगा। मैं तुम्हें सैर पर ले चलता, अर्जुन ने कार से उतरते हुए अपने बंदी से कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जगह बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और फिर यहां के बच्चे तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं। ब्लीप यू, घोल गुर्राया। मैं कसम खाता हूं कि अर्जुन ने अपने पीछे कार का दरवाजा बंद कर लिया। कंकाल की गालियां दबी हुई आवाजों में बदल गईं। ज्यादातर जानवर बड़े बाड़े में सो रहे थे। कुछ कुत्ते कुरियर पर ऐसे भौंक रहे थे मानो वह कोई घुसपैठियां हो। अपनी पिछली यात्रा के विपरीत अनाथालय के दरवाजे बंद थे, हालांकि अर्जुन अंदर से रोशनी आती देख सकता था। जीनोम ने दस्तक दी और इंतजार किया। आखिरकार गुलाबी रंग की एक छोटी लड़की ने दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर बंदूक तान दी। क्या चाहिए ड्रगी? हाय छोटी सारा, अर्जुन ने अपना परिचय दिया। क्या तुम्हारी मां यहां है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने उसकी टोपी की ओर देखते हुए पूछा। तुम जादूगर हो? अरे हां, मैं विस्फोटों और गायब होने के कारनामों में खास तौर पर माहिर हूं। देखो। उसने समय रोक दिया और उसकी घटिया रिवॉल्वर को डेजर्ट ईगल से बदल दिया। देखा? कितना बढ़िया, उसने प्रशंसा से कहा, अपने नए खिलौने को ऐसे देखते हुए
जैसे वो कोई गुड़िया हो। क्या ये भरा हुआ है? हाँ, लेकिन मैंने सेफ्टी लगा दी है। मैं इसे शॉटगन या किसी भी बंदूक से बदल सकता हूं। आप मिस्टर अर्जुन हैं? उसने पूछा। कुरियर ने सिर हिलाया। मां अंदर हैं। उन्होंने कहा था कि आप आएंगे। क्या मैं अंदर जा सकता हूं या मुझे अपना छेद खुद ही बनाना होगा? उसने पास की एक टूटी हुई खिड़की की ओर उंगली दिखाते हुए पूछा। तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुमने मां या बाकियों के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा चेहरा गायब कर दूंगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, जिससे उसकी भौहें तन गईं। मेरे दिमाग में तो यही बात ज्यादा अच्छी लगी। यह अभ्यास से आता है मेरे नन्हे पुनहवान, अर्जुन ने अंदर जाते हुए कहा, जबकि सारा ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से अनाथालय बाहर की तरह ही जर्जर दिख रहा था। दीवारों से वॉलपेपर उखड़ रहे थे और 2 कमरों के लिए सिर्फ एक लैंप था। सारा ने अपना नया खिलौना अर्जुन की ओर हिलाया और उसे अंदर ले गई। अब जब वह अंदर अच्छी तरह देख सकता था तो अर्जुन को यकीन हो गया कि यह जगह पहले एक पशु आश्रय स्थल थी और बाद में सालों बाद एक अनाथालय में बदल दी गई। बच्चों ने जानवरों के लिए बने पिंजरों के डिब्बों को अपने शयन कक्षों में बदल दिया था, जिनमें से आधे पहले से ही सो रहे थे या जूल्स वर्ने की पुरानी किताबें पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे अपनी चादरों के नीचे एक बिल्ली या कुत्ते के साथ सोते थे। उन्होंने क्रिश को रसोई घर में मेज के चारों ओर एकत्रित 4 बच्चों के लिए मछली पकाते हुए पाया। उसकी पुरानी दोस्त ने पिछली बार की तरह ही भूरा डाइविंग सूट पहना था और उसने पानी की बंदूक कमरे के एक कोने में रख दी थी। रसोई में उपकरणों की कमी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि क्रिश ने मांस पकाने के लिए कैंपिंग स्टोव का इस्तेमाल किया था। अर्जुन को देखते ही वह एकदम से स्तब्ध रह गई। उसने एक सच्चे सज्जन की तरह अपनी टोपी और नकाब उतार दिया। रीरी, उसने कहा। यह कौन है मां? अर्जुन ने पहचान लिया कि बोलने वाली लड़की वही है जिसका साइशॉक ब्रेन जैक करने की कोशिश कर रहा था ग्यूलिया। उसने उसके चेहरे के हाव भाव और खोपड़ी के अस्पष्ट आकार को गौर से देखा और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। साइशॉक के चेहरे की संरचना भी ऐसी ही थी जब उसने राम की झोपड़ी में अर्जुन पर हमला किया था। उसने उस लड़के को भी देखा जो साइकोस के हमले से पहले सारा के साथ खेल रहा था। उसका गोल्डन रिट्रीवर उसके पास इंतजार कर रहा था, अपनी पूंछ हिलाते हुए डिश को देख रहा था। वह अजीब लग रहा है, उसने अर्जुन की पोशाक देखकर कहा। वह एक जादूगर है। छोटी सारा ने उन्हें अपना डेजर्ट ईगल दिखाया। देखो सारा, कृष्ण ने उसे डांटा, पर बंदूक हटाने की जरा भी कोशिश नहीं की। मैंने तुमसे क्या कहा था? हथियार इधर उधर मत तानना, खासकर अजनबियों पर तो बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं मां, मुझे पता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। छोटी लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। हाँ ठीक है, तुम सोडा कैन को 3 मीटर दूर भी नहीं मार सकती। एक लड़के ने उसे ताना मारा। सारा ने उसकी बांह पर चुटकी काटी। यह सच है? अर्जुन, मैं सारा घियोलिया रोमेन एल्बस और वेलेरिया हूं, कृष्ण ने परिचय कराया और फिर कुरियर वाले की तरफ उलझन भरे चेहरे से देखा। बच्चों, यह अर्जुन है। यह मेरा पुराना दोस्त है। क्या वह जादुई जगह से आया है? छोटी वेलेरिया ने पूछा। एक गहरे रंग की श्यामला जो 12 साल से बड़ी नहीं थी। तुम अजनबियों से उस जादुई जगह के बारे में बात नहीं करती, सारा ने उससे कहा। दूसरी लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। माफ करना मां। कोई बात नहीं, कृष्ण ने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या तुम बाकियों को भी खाना परोस सकती हो और यह भी सुनिश्चित कर सकती हो कि सबको उनका हिस्सा मिले? मुझे अपने दोस्त से बात करनी है। क्या वह तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा लड़का है? दोस्त? एक लड़के ने उसे तंग किया। मैं जानना चाहता हूं, कृष्ण ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, जबकि अर्जुन चुप रहा। अगर कोई और होता तो वह मजाक जरूर करता, लेकिन वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कृष्ण ने वादा किया। पानी की बंदूक पकड़कर कुरियर को रसोई से बाहर ले गया। बच्चों ने उन्हें शक की निगाह से देखा। सारा ने उनका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाई। प्यारा, यह अच्छा है, आप यहां क्या कर रहे हैं? कुरियर ने शुरू किया। तुरंत उसके शब्दों को अजीब पाया। कृष का उस पर आजकल ऐसा प्रभाव था, इस हद तक कि वह उसकी उपस्थिति में व्यंग्य नहीं कर सकता था। उनके बीच की अदृश्य बाधा जल्द ही नहीं मिटेगी।
शुक्रिया। उसने शर्मिंदा होकर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा, हम छत पर जा सकते हैं, वरना वे दरवाजे से हमारी बातें सुनेंगे और हमें परेशान करेंगे। अर्जुन को पूरा यकीन था कि वे उनका पीछा करेंगे और उनकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे। वह बच्चों को अच्छी तरह जानता था। उनमें से कोई भी जादूगर की टोपी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। कृष उसे छत तक पहुंचने वाले एक दरवाजे तक ले गया और उसे पीछे से बंद कर दिया। अर्जुन किनारे पर बैठा था। उसके पैर खाली जगह में लटक रहे थे। उसकी पुरानी दोस्त ने उसकी तरफ देखा और फिर उसी मुद्रा में बैठ गई, हालांकि 2 मीटर की दूरी पर और हाथ में पानी की बंदूक लिए। एक पल के लिए दोनों में से किसी ने भी बर्फ तोड़ने की हिम्मत नहीं की। दोनों ऊपर आसमान की ओर देखते रहे। नए रोम की रोशनी और प्रदूषित हवा के बावजूद तारे पहले की तरह ही चमक रहे थे। यह देखकर अर्जुन सोचने लगा कि क्या उसे अपना अंतरिक्ष यान बनाने और ब्रह्मांड की खोज करने के तरीके पर शोध करने में कुछ समय लगाना चाहिए। प्लूटो पर स्की अवकाश काफी आकर्षक लग रहा था। यह तुम्हें पुराने दिनों की याद दिलाता है ना? कुरियर वाले ने पहले कहा। हम हमेशा इस बात पर बहस करते थे कि क्या वहां कोई संवेदनशील जीवन है। मुझे अब भी लगता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, उसने जवाब दिया। हमारे छोटे से नीले ग्रह के पार सब कुछ अंधेरा और ठंडा है। हम अकेले नहीं हैं, अर्जुन ने तर्क दिया। और अगर आप मुझसे पूछें तो तारे तो और भी ज्यादा चमकते हैं। वह असहज होकर अपनी जगह पर हिल गई। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी हल्की फुल्की बातचीत ने उसे और भी अजीब बना दिया है। क्या हमने, कृष्ण ने उसके निचले होंठ को काटते हुए कहा, क्या हमने पहले ही यह बातचीत कर ली थी? तो उसने उसकी बात मान ली थी। ऐसा लग रहा था कि इतने समय बाद भी कृष्ण को उस पर थोड़ा बहुत भरोसा था। हमने सिर्फ एक बार बात की थी, तुम्हारे समुद्र के नीचे वाले घर में, अर्जुन ने कबूल किया। तुमने मुझे बताया था कि जब मैंने तुम्हारे पापा के पास कार्निवल का नेतृत्व किया था तब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थीं। तुम्हें कैसे पता था कि मैं 2 साल से जिंदा हूं और तुमने सारा और बाकियों के लिए पानी के नीचे अपना अड्डा बनाया था? तो यह सच था, कृष्ण ने मन ही मन बुदबुदाया। समय यात्रा, यह संभव है क्योंकि कई बैंगनी रंग सीमित आधार पर स्पेस टाइम को बदल सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इसे समझ नहीं पा रही हूं। क्या आप शारीरिक रूप से यात्रा करते हैं या यह सिर्फ सूचना का हस्तांतरण है? कुरियर ने बताया, मैं मानसिक रूप से किसी खास पल पर तय किए गए बिंदु पर वापस जा सकता हूं और मेरा आखिरी काम कुछ घंटे पहले ही हुआ था। सिर्फ मेरी चेतना ही समय में पीछे जाती है। कोई सेव पॉइंट जैसे तुम्हारे वीडियो गेम्स में होता है? अर्जुन को हमेशा से ही उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। जब भी उसे कोई ऐसा कंसोल मिलता जो अभी भी काम करता हो। क्या तुम? मैं अपने सेव पॉइंट को अतीत में वापस नहीं ले जा सकता, नहीं। कुरियर ने सिर हिलाया। जब मैं एक नया पॉइंट बनाता हूं तो वह पहले वाले पॉइंट को मिटा देता है। काश मैं तुम्हारे पिता को बचा पाता, हमें बचा पाता, दुनिया को बचा पाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अतीत को नहीं बदल सकता, सिर्फ वर्तमान और भविष्य को बदल सकता हूं। जो हो गया सो हो गया। कृष उसकी बातों से सिहर उठा। अर्जुन को अपनी बेबाकी पर तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन उसे कहना ही पड़ा। वह उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं जगाने दे सकता था। यह कैसे काम करता है? उसने और सवाल पूछे। आप वैकल्पिक समय रेखाएं बनाते हैं या उनमें यात्रा करते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। क्या आप श्रोडिंगर की बिल्ली के बारे में जानते हैं? विचार प्रयोग, कोई मनोरोगी बिल्ली को एक काले डिब्बे में डाल देता है जहां जानवर के मरने या बचने की 50-50% संभावना होती है। जब तक आप परिणाम देखने के लिए डिब्बा नहीं खोलते तब तक बिल्ली तकनीकी रूप से जीवित और मृत दोनों होती है। मैंने इसके बारे में सुना है, कृष्ण ने जवाब दिया। हां, उसने तो सुना ही होगा। जो भी हाथ लगा उसने पढ़ लिया। मुझे लगा कि यह क्वांटम भौतिकी के प्रति एक बेतुका मजाक है। यह एक मजाक था, लेकिन जैसा कि पता चला, मैं एक बिल्ली हूं, एक साथ जिंदा भी और मरी भी। अर्जुन ने अपनी हथेलियां आपस में ऐसे जोड़ लीं मानो किसी अदृश्य चीज को थामे हों। यह हमारा स्पेस टाइम सातत्य है, उन्होंने समझाया। यह एक ब्लैक बॉक्स है जहां सारा समय और स्थान घटित होता है। समय के सभी क्षण, सभी संभावित समय रेखाएं, भूत, वर्तमान और भविष्य।
यह इतना छोटा है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा नहीं सकता। कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि बच्चों का उसके मूड पर पिछले लूप की तुलना में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपको बस इसे पर्याप्त बार मोड़ना होगा। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड एक बॉक्स है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसके बाहर भी कुछ है? हां, अर्जुन ने सिर हिलाया। स्थान और समय से परे एक आयाम, प्रेक्षक का आयाम। चलो इसे बैंगनी दुनिया कहते हैं। बैंगनी दुनिया? उसने भौहें चढ़ाईं। मैंने अभी तक कोई सटीक नाम तय नहीं किया है, लेकिन पर्पल वर्ल्ड अच्छा लगता है। एसिड रेन भी इससे सहमत दिखी। पर्पल वर्ल्ड समय के सभी क्षणों और अंतरिक्ष के बिंदुओं के बीच मौजूद है। हालांकि मैं वास्तव में केवल पहले भाग को ही प्रभावित करती हूं। कृष बिना कुछ कहे सुनता रहा, उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन वह अपनी शक्ति के बिना भी समझदार थी, और हालांकि यह अजीब लग रहा था, फिर भी वह इस सिद्धांत पर विचार करने के लिए तैयार हो गई। मैं वास्तव में समय के 2 बिंदुओं पर मौजूद हूं, अर्जुन ने अपनी व्याख्या जारी रखी। जब मैं एक सुरक्षित बिंदु बनाता हूं तो मैं विभाजित हो जाता हूं। मेरा एक रूप बैंगनी दुनिया में मौजूद है, 2 सेकंड के बीच फंसा हुआ, और मेरा दूसरा रूप आगे बढ़ता रहता है, वह व्यक्ति जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं। मैं एक साथ दोनों हूं और हम एक ही चेतना साझा करते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी शक्तिकालिक द्विस्थान है। तो जब तुम मरते हो तो श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह? कृष का चेहरा डर में बदल गया। तुम एक साथ जिंदा और मरे हुए हो। हां, सिवाय इसके कि चूंकि मेरी चेतना दोनों संस्करणों के बीच फैली हुई है, मैं धोखा देता हूं। मैं उस समय रेखा को ध्वस्त कर देता हूं जहां मैं मर चुका हूं, और मिटाए गए भविष्य के ज्ञान के साथ अपने सेव पॉइंट से एक नई प्रतिलिपि बनाता हूं। दोनों बिंदुओं के बीच की सभी घटनाएं पूर्ववत हो जाती हैं। लेकिन उस शक्ति को सक्रिय करने के लिए तुम्हें मरना तो जरूरी नहीं है ना? कृष्ण ने विनती करते हुए पूछा। जब अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कैसे? कितनी बार? अर्जुन ने कंधे उचकाए। अनगिनत। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उनके परेशान करने वाले इतिहास के बावजूद वह कृष्ण की नजरों में करुणा देख सकता था। वह हमेशा से इतनी दयालु रही थी। इसके परिणाम बहुत ही भयावह हैं रीरी। खैर, मेरे शुरुआती कुछ दर्जन अनुभव बहुत डरावने थे, अर्जुन ने स्वीकार किया। तनाव के कारण मैं कई बार पागल या बेहोश हो गया, लेकिन शुरुआती 30 के बाद यह सामान्य हो गया, जैसे रोज ठंडे पानी से नहाना। आपको हर चीज की आदत हो जाती है, यहां तक कि मौत की भी। इससे उसकी चिंताएं बिल्कुल कम नहीं हुईं, बल्कि कृष उसके लिए और भी ज्यादा चिंतित हो गया। लेकिन चूंकि आप 2 कालखंडों में रहते हैं, इसलिए कुछ वैचारिक शक्तियां, श्वेत जीनोम या स्मृति परिवर्तनकारी हमले दोनों रूपों को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे कैंसल जैसी किसी पर शक है? रुको, क्या तुम कैंसल को जानते हो? कृष्ण ने सिर हिलाया। अगर मैं कैंसल के आसपास मर गया तो कैंसल मेरी शक्तियां नष्ट कर देगी। जाहिर है मैं उसे लुभाने वाला नहीं हूं। और रुकने का समय? क्या तुमने? उसने खुद को रोका। सवाल अनकहा रह गया। क्या तुमने भी मेरे पिता की तरह 2 अमृत पी लिए? क्या तुम पागल हो? मेरी शक्ति के रूप में केवल सेव पॉइंट ही मेरे पास है, अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया। समय का रुकना इसका एक प्रयोग है। मैं अपने दोनों विभाजित स्वत्वों को एक साथ लाता हूं, और इस प्रकार हमारी वास्तविकता और बैंगनी दुनिया दोनों एक हो जाते हैं। इससे एक अस्थायी विसंगति पैदा होती है, जहां केवल मैं ही वस्तुओं पर बल लगा पाता हूं और मेरी शक्ति मुझे नकारात्मक दुष्प्रभावों से बचाती है। यह एक बहुत ही अच्छा सौदा है। हालांकि अगर मैं इसे 10 सेकंड की सीमा से आगे बढ़ा पाता हूं, तुम्हारे 2 रूप एक हो जाते हैं। तुम बिल्ली का डिब्बा खोलो और अंदर देखो। इसकी वजह से मुझे हमेशा जल्दी रीस्टार्ट करना पड़ता है, म्याऊं, अर्जुन ने कहा। लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। मैंने दशकों तक पर्पल वर्ल्ड का अध्ययन किया है, यह देखने की कोशिश में कि क्या मैं इसका इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने और एक से ज्यादा सेव पॉइंट बनाने के लिए कर सकती हूं। तुम्हारा शंकर, इसीलिए तो तुम वहां पहुंचे? उसने अनुमान लगाया। अर्जुन ने पुष्टि में सिर हिलाया। क्या तुम उस आयाम में शारीरिक रूप से प्रवेश करने में सफल रहे?
अर्जुन को खरगोश के आलीशान खिलौने का ख्याल आया। सच में नहीं, उसने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। वैसे तुमने शंकर को कैसे काटा, या तुम्हें पता था कि मेरे पास एक है? उसने अपना निचला होंठ काटा। मैं तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कुछ देर से तुम्हें देख रहा हूं, कृष्ण ने शर्माते हुए जवाब दिया, जिससे वह प्यारी लग रही थी। उसने तुरंत बात बदल दी। वो पर्पल वर्ल्ड, क्या सिर्फ तुम ही हो जो वहां जा सकते हो? कुछ वायलेट जीनोम इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। एसिड रेन की क्षमताओं का यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। शायद सभी वायलेट जीनोम अपनी क्षमताएं इसी से प्राप्त करते हैं। मानव शरीर अत्यधिक उत्परिवर्तित होने पर भी वायलेट जीनोम के आधे काम भी नहीं कर सकता। कृष वहीं बेचैन हो गया। रीरी, तुम्हारी उम्र क्या है? यह सब समझने में तुम्हें बरसों दशकों लग गए होंगे। मुझे नहीं पता, कुरियर ने स्वीकार किया। वह बहुत पहले ही गिनती भूल चुका था। शायद मेरी उम्र 500 साल है या 800, शायद इससे भी ज्यादा। और तुम इतने समय से मुझे ढूंढ रहे थे। अब वह पूरी तरह से दोषी और पछतावे से भरी हुई लग रही थी। तुम्हें पता नहीं चल सकता, अर्जुन ने जवाब दिया। वह उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कह सकता था। मुझे लगा कि शुरुआती दशकों के बाद तुम मर चुकी हो या मेरी पहुंच से बाहर हो, इसलिए मैं नई चीजें आजमाने निकल पड़ा। जब मुझे तुम्हारी तकनीक का एक टुकड़ा हाथ लगा, तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम न्यू रोम में कहीं हो। कृष्ण ने मुंह मोड़ लिया। उसकी आंखों के किनारे कुछ दिखाई दिया। समीर, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं जब उसने उसे आंसू रोकते देखा। कृष, क्या तुम रो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं, कृष्ण ने उसे साफ अपराध बोध से देखते हुए कहा। तुमने सदियां अकेले बिताई हैं और कृष, उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। इससे पहले कि वह उसे छू पाता, वह स्पष्ट रूप से झिंझकी, जिससे अर्जुन पीछे हट गया। मुझे माफ करना, कृष्ण ने और भी ज्यादा हताश होकर दोहराया। बस मुझे यह सब समझने का वक्त दो। ये सब एक साथ बहुत ज्यादा है। ये एक साथ बहुत ज्यादा है रीरी। कोई बात नहीं, हमारे पास दुनिया का सारा समय है। कृष का चेहरा और भी गहरा गया और उसने तुरंत पछताया। हे भगवान, उसके हर शब्द से हालात और बिगड़ क्यों रहे थे। हर बार जब तुम मरते हो तो सब तुम्हें भूल जाते हैं, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। बार बार, सिवाय तुम्हारे, उसने जवाब दिया। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे समय चक्र से पहले से जानती थी। मुझे पता है कि यह स्वार्थ है, लेकिन तुमने सोचा था कि मैं ही अकेला हूं जो इस अनंत काल को कम अकेला बना सकता हूं। कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कोई तुम्हें याद रख सके, तुम्हारी शक्ति को दोहरा सके? मैं अपने मन को केवल पुनः आरंभ के माध्यम से ही संभाल सकता हूं, और इतने वर्षों में मुझे कोई ऐसी तकनीक या जीनोम नहीं मिला है जो मेरी शक्ति की नकल कर सके। अगर मैं कुछ सीमाएं पार कर लेता तो शायद मुझे और बेहतर परिणाम मिल सकते थे, लेकिन मुझे कुछ सीमाएं तो रखनी ही थीं। परिणाम नहीं रहते, लेकिन यादें रह जाती हैं। और अगर मुझे खून खराबे और क्रूरता की आदत हो गई तो मुझे डर है कि मैं क्या बन जाऊंगा। तुम्हें डर है कि तुम पापा जैसे बन जाओगे, उसने अनुमान लगाया। उसकी निगाहें खोखली थीं। अर्जुन जोर से कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन हां, वो था। ब्लड स्ट्रीम में बिताए सालों ने उसे इस बात का एहसास करा दिया था कि समाज विरोधी क्रूरता सबके साथ क्या करती है, और उसके बाद वापस लौटना कैसे मुमकिन नहीं होता। जब आप अंधेरे को गले लगाते हैं तो वो हर जगह आपका पीछा करता है। डायनामिस से क्यों नहीं पूछा, कृष्ण ने पूछा, हालांकि उसे यह संभावना साफ तौर पर नापसंद थी। वे शक्तियों की नकल कर सकते हैं। उनके नकलची केवल आनुवंशिक शक्तियों का हिस्सा प्राप्त करते हैं, न कि ब्रह्मांडीय भौतिकी जो उन्हें समर्थन देती है, अर्जुन ने उत्तर दिया। यही कारण था कि उनके औषधि मूल औषधियों से कमजोर थे। एक अग्नि अमृत व्यक्ति को अपने शरीर की बढ़ी हुई कैलोरी का उपयोग करके आग उत्पन्न करने की अनुमति देता था, लेकिन एक सच्चे लाल जीनोम के पास लगभग अनंत शक्ति स्रोत तक पहुंचती। मेरा मतलब है, जब तक वे किसी तरह बैंगनी दुनिया तक नहीं पहुंच पाते, मेरे जीन पर आधारित एक नकल अमृत का कोई असर नहीं होगा। उसकी दोस्त ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर आखिरकार अपनी पानी की बंदूक रख दी
और अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी हो गई। उसने उसे उस स्थिति में पहले भी देखा था जब वह किसी जीनियस फ्यूग अवस्था में पहुंचती थी या किसी नए विचार के बारे में सोचती थी। यह फिर से हो रहा है, कृष्ण ने दुखी होकर कहा, क्योंकि वह कोई ऐसा आविष्कार नहीं कर पाई जो अर्जुन के मामले में मददगार हो सके। मैं चमत्कार कर सकती हूं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं जिससे मदद मिल सके, पापा की तरह। कोई बात नहीं, बस यही बात कि वह उसकी मदद करना चाहती थी उसे और भी खुशी दे रही थी। कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता, और तुम तो पहले से ही बहुत कुछ कर सकती हो। वल्कन भी तुम्हारे काम की तारीफ करता है और उसका अहंकार शनि जितना बड़ा है। वह हल्की सी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। अगर तुम्हें नहीं लगता कि कोई हल है और मैं यह बातचीत भूल जाऊंगा, कृष्ण ने उसकी आंखों में गहरी नजरें डालते हुए कहा, आखिर इसे रखना ही क्यों? कठिन प्रश्न। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई समाधान हो। वल्कन अपनी शक्तियां बढ़ाने में प्रगति कर रहा है और नील पहले ही ऐसा कर सकता है, और धरती के नीचे उसकी तकनीक से भरा एक पूरा भंडार था। आशा हमेशा बनी रहती है, जानते हो, भले ही इस बात की संभावना कम ही हो कि लोग मुझे याद रख पाएं और हम सुलह कर सकें। मैं कोशिश करना चाहता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। साइको शॉक 2 दिनों में इस जगह पर हमला करेगा। अर्जुन ने विषय बदल दिया। क्यों? कृष्ण ने आश्चर्य से ज्यादा दुखी होकर पूछा। जब से बिग फैट रोहित और उसकी टीम यहां आई है, उसे जरूर ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद रही होगी। जंकयार्ड के नीचे नील तकनीक से भरा एक बंकर है और मेटा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सिर तुरंत घबराकर उसकी ओर मुड़ गया। मुझे लगता है कि जब साइशॉक के पास सुरक्षा बलों पर फेंकने के लिए तोप का चारा खत्म हो जाएगा, तो वह बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। और डायनामिस में कोई उन्हें नकली एलिक्सिर देता है जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। जितना ज्यादा वह बोलता गया, उसकी त्वचा का रंग और पीला होता गया। मैं इसका ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने वादा किया। मैंने पहले भी ऐसा किया है। यह शहर, कृष्ण ने सिर हिलाया, रस्ट टाउन और उसके आगे न्यूरोम की ओर देखते हुए, यह कभी नहीं सुधरेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। यह मेटा के आने से पहले ही हालात खराब थे, उसने जवाब दिया। डायनामिस सुमित सब एक जैसे हैं। उन्हें बस पैसे और ताकत की परवाह है। मैंने बदलाव लाने की कोशिश की, लोगों की मदद करने की, लेकिन हालात तो बस ऐसे ही हैं। यह जगह नया रोम नहीं, नया बेबीलोन है। इसमें सुधार हो सकता है। अर्जुन ने तारों की ओर इशारा करते हुए जोर दिया। कृष, तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है, लेकिन जहां भी तुम देखते हो वहां उजाला ही उजाला है। कृष को उस पर यकीन नहीं हुआ। हम इस बारे में पहले ही बहस कर चुके हैं, उसने अंदाजा लगाया। हां, कुरियर ने स्वीकार किया। हमारी पिछली बातचीत के बाद मैंने सोचा था कि मैं मेटा को मिटा सकता हूं, कुछ कर्ज चुका सकता हूं और शायद सतह को इतना अच्छा बना सकता हूं कि आप वापस आना चाहें। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने जोर देकर कहा। मेटा और सुमित को एक दूसरे का सफाया करने दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष, हम मेटा को नील के हथियार हासिल नहीं करने दे सकते, अर्जुन ने तर्क दिया। यह फिर से जीनोम युद्ध होगा। यह देशव्यापी स्तर पर रक्त प्रवाह होगा। रीरी, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, उसने आवाज में निराशा के भाव के साथ तर्क दिया। यह तो हो ही गया। तुम बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो रीरी। तुम कितनी बार असफल हुई हो? सफल होने के लिए पर्याप्त है। उसने उसकी बातें तो समझ लीं, लेकिन अपनी कोई बात नहीं कही, बल्कि वह और भी पीछे हटती हुई नजर आई। अच्छा, माफ करना तुम्हें यह सब बोझ डालने के लिए। अर्जुन ने माफी मांगी और ऊपर उठते हुए खतरनाक रूप से किनारे के पास पहुंच गया। एक कदम और गिरना एकदम सीधा हो जाता। सुनने के लिए शुक्रिया समीर। आप कहां जा रहे हैं? शहर के बीचों बीच एक अच्छा होटल है जहां मैं रुका हूं, उसने अपना मास्क और टोपी वापस पहनते हुए जवाब दिया। मुझे वहां जाना है ताकि कार्यक्रम अच्छे से निपट सके। उसने उसके उत्तर पर विचार किया और फिर कहा, नहीं। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया।
नहीं, तुम यहां रुक सकते हो। कृष ने लंबी और गहरी सांस ली। यह आरामदायक तो नहीं है, लेकिन तुम रात भर यहां रुक सकते हो। कृष, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं होटल नहीं गया तो वाइवर्न और वल्कन नहीं जाएंगे। यहीं रुको रीरी, कृष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इस बार यह कोई प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक अनुरोध था। कृपया रुको इस बार। अर्जुन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, क्योंकि इससे उसकी टाइमिंग खतरे में पड़ जाती। लेकिन जब उसने उसकी विनती भरी आंखों और उनमें छिपी चिंता को देखा तो उसका प्रतिरोध गायब हो गया। ठीक है, अर्जुन ने कहा, मैं रुकूंगा। अर्जुन एक भयानक गद्दे पर उठा। उसकी छाती पर एक बिल्ली बैठी थी। गहरी नींद से जागते ही जानवर ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से कुरियर को देखा। फॉरेसी बिल्ली के फर का रंग सफेद रंग का था और उसके चेहरे पर एक आलसी सा भाव था, जो बिना किसी शर्म के 18 घंटे सोने वाले प्राणी जैसा था। वह था, यह एकदम सही बॉन्ड खलनायक बिल्ली थी। अर्जुन ने तुरंत खुशी से चीख मारी, जबकि बिल्ली ने उसकी ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। मैं तुम्हें बुलाता हूं। अर्जुन ने बिल्ली को जमीन से ऊपर उठाकर देखा कि वह नर है या मादा, और फिर बाकी काम अपनी कल्पना पर छोड़ दिया। यूजीन हेनरी वॉन श्रोडिंगर। यूजीन हेनरी ने जवाब में म्याऊं किया। नाम तो घटिया है। उसके ठीक बगल वाले कमरे से किसी ने शिकायत की, एक और जानवरों का पिंजरा जिसे जेल की कोठरी में बदल दिया गया था। अर्जुन ने आवाज पहचान ली और सारा की, यह तो बहुत घटिया है। यह तो बहुत घटिया है। कई प्रतिभाशाली लोगों की तरह मैं भी अपने समय से बहुत आगे हूं। अर्जुन ने यूजीन हेनरी के कानों के पीछे खुजलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें यह नाम पसंद है ना? तुम्हें यह पसंद है ना? क्या वह सफेद बिल्ली है? सारा ने अर्जुन के निजी स्थान में झांका। कुरियर को उसकी चादर पर बैठे पाया। बिल्ली उसकी गोद में थी। कुरियर ने खुद से वादा किया कि वह अपने शैतानी मास्टरमाइंड पोज पर काम करेगा, हालांकि उसे पहले कश्मीरी सूट लेना जरूरी था। इसमें छठी इंद्री है, जो इसे खिलाने के लिए तैयार बेवकूफों को ढूंढ लेती है, इसीलिए यह इतनी मोटी है। अरे, वह आपके रूप रंग के आधार पर आपका मूल्यांकन नहीं कर रहा है। एक बार मैंने उसे एक चूहा दिखाया जो उसके चेहरे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर था, और उस आलसी रोएंदार चूहे ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। बदनाम, अर्जुन ने अपने नए साथी का बचाव करते हुए कहा। क्या वहां शॉवर है? मुझे लगता है कि मैंने उस बिस्तर पर सोते हुए पिस्सू पकड़ लिए थे। हां, पर पानी गंदा है। मां कहती हैं कि वो आज तुम्हारी गाड़ी चेक करने के बाद उसे ठीक कर देंगी। उसकी जांच करें। अरे काश उसे लाशें न मिलें, अर्जुन ने बिस्तर से उठते हुए कहा। यूजीन हेनरी ने तुरंत अपनी जगह संभाली और गद्दे को घुसपैठियों से बचाने के लिए चादर के नीचे चला गया। उसके लिए एक जगह है, छोटी सारा ने लापरवाही से कहा। ड्रग्स के शौकीन इसे हैप्पी होल कहते हैं। जैसा कि पता चला, रस्ट टाउन में पर्यटन स्थल थे। अर्जुन ने कपड़े पहनने शुरू किए, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। यानी उसका अणुबम गायब था और उसके कुछ हथियार अपनी जगह पर नहीं थे। जाहिर है किसी ने सोते हुए उसके सामान की जांच की थी। समीर मदद करने को तैयार हो सकता है, लेकिन उसे अभी उस पर पूरा भरोसा नहीं है। कुरियर अनाथालय से बाहर निकली तो देखा कि कृष अपनी कार में कुछ कर रहा है। अंदर देखने के लिए उसने कार का हुड खोला हुआ था। उसने पानी की बंदूक अपनी दाईं ओर एक तरफ रख दी थी। कॉमरेड समीर, सिर्फ इसलिए कि यह एक पूरी तरह से अमेरिकी कार है, आपको इसे बर्बाद करने का हक नहीं मिल जाता, अर्जुन ने कहा। अपने लिए एक लाड़ा ढूंढो। कृष ने इंजन से अपना सिर फेर लिया और अर्जुन का चंचल व्यवहार तुरंत गायब हो गया जब उसने पानी की बंदूक पकड़ ली। रीरी, तुमने क्या किया? उसने क्या किया? उसने क्या नहीं किया? अर्जुन ने कार के हुड के अंदर झांका। उसकी पुरानी दोस्त ने अपना हथियार उसके सिर पर तान रखा था। बदकिस्मती से कृष को दिमाग मिल गया था और वह गलत नतीजे पर पहुंच गया। रीरी, क्या तुमने? कृष अपनी बात पूरी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। क्या तुमने वहां किसी को रखा था? तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे सही इंसान मिलने में कितनी कोशिशें करनी पड़ी।
उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर दिए, जबकि कृष्ण ने शर्मिंदगी से मुंह बनाया। शांत रहो, मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। यह तो कुछ भी नहीं है। रीरी, इस बारे में मजाक मत करो, उसने अपना हथियार उठाए हुए कहा। माफ करना, माफ करना, उसने माफी मांगी। जब मैं तनाव में होता हूं तो मैं मजाकिया अंदाज में बात करता हूं, और मैंने सुबह की कॉफी नहीं पी। कृष पहले की तरह ही कठोर और गंभीर बना रहा। रीरी, यह कहां से आया? यह वैट में उगाया गया है, किसी और जीनियस का तोहफा है। कोई जवाब नहीं। समीर, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूं, और मैं सड़क से आवारा लोगों को उठाकर उन पर प्रयोग नहीं करता। रीरी, मैं यकीन दिलाना चाहती हूं कि तुम पागल नहीं हो। मैं सच में यकीन दिलाना चाहती हूं, उसने सिर हिलाया। लेकिन तुम बच्चों के साथ एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी रखती हो। हे भगवान, काश वह प्लूशी के बारे में जानती। कृष, मेरे आसपास कोई स्थायी परिणाम नहीं है। लेकिन अगर तुम गलत हो तो क्या होगा? उसने अपना निचला होंठ काटते हुए पूछा। क्या होगा अगर तुम हर बार मरते ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में कूद जाओ और पीछे एक परमाणु गड्ढा छोड़ जाओ? मेरी शक्ति ऐसे काम नहीं करती, अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जब भी मैं मरूंगा, मैं किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाऊंगा। मैंने जांच की है। अगर मुझे पता होता कि मैं गंदगी छोड़ गया हूं, तो मैं हफ्ते में जितनी चीजें करता हूं, उनमें से आधी भी नहीं करता। मेरी शक्ति सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है, और मैं बस उसे शराब से वंचित कर देता हूं। यह तो और भी डरावना है, कृष्ण ने कहा, अभी भी अपनी शक्ति के पूरे दायरे को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर आप जो कह रहे हैं वह सही है, तो आप लगभग अपनी इच्छानुसार पूरे अंतरिक्ष समय सातत्य को फिर से लिख सकते हैं। यह सिर्फ समय का हेरफेर नहीं है, बल्कि वास्तविकता का विरूपण है। हां समीर, कुछ लोग क्रिसमस पर पानी की बंदूकें लेते हैं, और मुझे एक मोटा आदमी मिला है। अर्जुन ने अपनी बंदूक की नोक पर उंगली रखते हुए कहा। तो क्या तुम? वह झिझकी उस पर भरोसा करने और उसे लेकर अपने डर के बीच उलझी हुई, लेकिन आखिरकार उसने पानी की बंदूक नीचे कर दी। यहां रहते हुए तुम अच्छा व्यवहार करोगी? कृष्ण ने कहा। मैं, भले ही तुम्हारे हिसाब से कोई नतीजा ना निकले, मैं बच्चों के आसपास कोई खतरनाक चीज नहीं चाहता। कृष्ण, उनके पास बंदूकें हैं, क्योंकि उन्हें इस गंदगी में अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जरूरत है, जीनियस ने जवाब दिया। लेकिन वह परमाणु बम रीरी किसी की मदद नहीं करेगा। यह तो बस डिब्बे में बंद मौत है। ठीक है, मैं इसे फेंक दूंगा। दोस्ती की निशानी के तौर पर वह इसे वल्कन को सौंप देगा। तो क्या तुम इसे वापस दे सकते हो? मैं कसम खाता हूं कि तुम उस बम को फिर कभी नहीं देखोगे। वह एक लंबा पीड़ादायक पल झिझकती रही, फिर अपने जंप सूट में झांककर उसे बम थमा दिया। अर्जुन ने एक हाथ उस पर रखा। उनके दस्ताने एक दूसरे से टकरा रहे थे। कुरियर को हथियार देने में उसकी हिचकिचाहट का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने दे दिया। हालांकि कृष को उस पर भरोसा नहीं था, पर वह चाहती थी कि वह उस पर भरोसा करे। वह उसे निराश नहीं करेगा। रीरी, तुमने ऐसे हथियार पर हाथ क्यों रखा? उसने पूछा, जब कुरियर ने बम को अपने कोट की भीतरी जेब में रख दिया। तुम सच में जानना चाहते हो? कृष्ण ने सिर हिलाया, और अर्जुन ने आह भरी। उसे उसका जवाब पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं बोर हो गया था और मुझे लगा कि रीस्टार्ट बटन के तौर पर परमाणु बम रखना मजेदार होगा। क्या आप अपने टाइम स्टॉप के साथ स्वचालित रूप से पुनः आरंभ नहीं कर सकते? आपने कहा कि इसके कारण आपको जल्दी पुनः आरंभ करना पड़ा। नहीं, जब मैंने जल्दी पुनः आरंभ कहा तो मेरा मतलब जल्दी पुनः आरंभ था। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने खुद को रॉय क्यों कहा? आखिरकार उसे बात समझ में आई। इसी तरह बचत होती है। हां, जब तक कुरियर को इस तंत्र की समझ आई, तब तक वह कई पुल तोड़ चुका था। और चूंकि मुझे समय में वापस जाने के लिए आत्महत्या करनी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे दिलचस्प बना दूं। जीनियस ने दया, उदासी और करुणा के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जीना पसंद है। अगर उसे हमेशा के लिए मरना होता तो वह बहुत पहले ही कैंसल जैसे किसी से झगड़ा कर लेता। जब तक मैं हूं, हालात सुधरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक असहज चुप्पी के बाद
कृष्ण ने अचानक विषय बदल दिया। तुम अच्छी तरह सोए? अरे, मैं तो इससे भी बदतर जगहों पर सोया हूं, कुरियर वाले ने जवाब दिया और अपनी सबसे बुरी मौत को याद करके सिहर उठा। कुछ भी करो, कृष्ण, मोनाको में मत सोना। मोनाको? क्यों? समीर, मैं भविष्य से आया हूं, मोनाको मत जाना। उसने कार की तरफ देखा और घबराया हुआ कृष्ण इंजन के पुर्जों को उनकी जगह पर लगाने लगा। क्या मुझे माउंटेड वाटर बुर्स चाहिए? जरा बताइए कि आपने कोई गैजेट जोड़ा है। मैं तो बस शंकर और उससे जुड़े पुर्जों की जांच कर रहा था। तभी अर्जुन ने देखा कि जब उसने उसके चेहरे पर बंदूक तानना बंद कर दिया था, तब भी कृष्ण ने बंदूक हाथ में ही रखी थी। छोटे छोटे कदम, बहुत बढ़िया तकनीक है ना? अर्जुन ने अपनी कार के हुड पर हाथ रखते हुए शेखी बघारी। इस पर काम करने वाली लंबी कतार में तुम आखिरी जीनियस हो। मैंने देखा, असल में मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। कृष्ण ने अपना काम पूरा होने पर हुड बंद कर दिया। रीरी, तुमने अपने रेडियो में मिनिएचर पार्टिकल एक्सेलरेटर क्यों लगाया? यह तो बहुत लंबी कहानी थी। अर्जुन ने उस विशेष खोज पर कई दशकों तक काम किया। बैंगनी दुनिया एक तरह का चौराहा है, न सिर्फ समय और स्थान के बीच, बल्कि विभिन्न आयामों के बीच भी, कुरियर ने समझाया। क्या आपको पता है कि कुछ बैंगनी जीनोम एलियन के उस राक्षस जैसे जीवों को बुलाते हैं, या ग्रेमलिन्स? वे उन्हें इन आयामों से खींच रहे हैं। हां, इनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक इतिहास हैं जो पृथ्वी ने अपनाए होंगे। आमतौर पर ये इतिहास स्थिर नहीं होते और लगातार बदलते रहते हैं, और केवल अवलोकन करने पर ही वास्तविक बनते हैं। मैं आपका अनुसरण नहीं करता। खैर, हम इंसान सोचते हैं कि समय स्थिर है, अतीत पत्थर की लकीर है, लेकिन सच तो यह है कि यह उस पानी की तरह है जिसे तुम इतना प्यार करते हो, हमेशा बदलता रहता है। अर्जुन के अनुभव ने उसे यही सिखाया था। मतलब, मुझे बस वापस कूदना है और फोफ यह बदल जाता है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं? कृष चिंतित भाव से बोला। वह जोर से कह नहीं पाया। क्या मैं मरते समय ब्रह्मांड और उसमें मौजूद सभी लोगों को नष्ट कर दूंगा? मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं करता, भले ही सिर्फ इसलिए कि इसमें भयावहता शामिल थी। यह अवसाद, संदिग्ध नैतिकता और आत्मदुह का एक खतरा था। वह इसे सार्वभौमिक स्मृति विलोपन के रूप में सोचना पसंद करता था। खैर, मुझे लगा कि शंकर मुझे एक विशिष्ट वास्तविकता का पता लगाने और फिर उससे पार जाने में मदद कर सकते हैं। एक समय रेखा जब चीजें हमारे लिए अच्छी रहीं, कृष्ण ने अनुमान लगाया। हां, अर्जुन ने आह भरते हुए अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे किसी वैकल्पिक पृथ्वी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला, यहां तक कि कस्टम पार्टिकल एक्सेलरेटर के साथ भी नहीं। शंकर के जरिए मैं बस यही सुन सकता हूं कि क्या हो सकता था। तुम जा रहे हो? उसने चिंतित भाव से पूछा। क्या उसे लगा था कि वह खुद मर जाएगा? खैर, वे कबाड़ खाने के पास ही थे। पीछे वाली सीट पर बैठे उस मरे हुए पागल का क्या? मुझे वायवर्ण और फिर वल्कन से भर्ती का प्रस्ताव मिलने वाला है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं रस्ट टाउन में हूं तो वह इसे स्वीकार करेगी या नहीं। उसके बाद मुझे अपनी विंडशील्ड साफ करवानी होगी और बोन डैडी किसी और की समस्या बन जाएगा। वायवर्ण? कृष्ण ने पहले से भी अधिक गहरी भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया। मैंने सुना था कि डायनामिस ने तुम्हें जेल में डाल दिया है, इसलिए मैंने जांच की। अर्जुन ने स्वीकार किया। आखिर हुआ क्या था? वे रस्ट टाउन के नागरिकों को अपनी फैक्ट्रियों में कम वेतन पर काम पर लगाते हैं, कृष्ण ने गुस्से से कहा। वे उन्हें खतरनाक काम के लिए सिर्फ पेट भरने लायक पैसे देते हैं, लेकिन न तो स्वास्थ्य सेवा देते हैं और न ही सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश। 5 में से 1 व्यक्ति अपंग हो जाता है या मारा जाता है। मुझे नहीं लगता कि सतीश कुमार इन प्रथाओं का समर्थन करते हैं। सेमिनार के दौरान जिन जूनियर नायकों से वे मिले थे, वे भी सक्रिय रूप से दुर्भावनापूर्ण होने के बजाय आत्ममुग्ध अधिक लग रहे थे। वे असली समस्याओं से आंखें फेर लेते हैं। कृष्ण ने सिर हिलाया। सभी अपराधी नकाब नहीं पहनते, ज्यादातर सूट और टाई पहनते हैं। चूंकि इस जगह के लिए कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने खड़ा किया। तो आपने डायनामिस के किसी प्रतिष्ठान पर हमला किया? केमिकल प्लांट।
उसने और जानकारी दी। उसका चेहरा और भी उदास हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। किसी ने मेरी खबर ले ली और प्राइवेट सिक्योरिटी को मेरी पुरानी वर्कशॉप तक ले गया। जिन लोगों के लिए तुमने लड़ने की कोशिश की थी, उनमें से एक, अर्जुन ने अनुमान लगाया। उसके दोस्त ने सिर हिलाया। मुझे माफ करना। लगता है लोग हमेशा आसान रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ने सिर हिलाया। वाइवर्न ने मुझे नहीं, वल्कन ने पकड़ा, और फिर भी यह मुफ्त में नहीं था। मुझे सुमित को उनके ड्रग की ढुलाई में मदद करनी थी, उनके खून के पैसे लेने थे। खैर, इस बार मेरा डायनामिस जाने का कोई इरादा नहीं है, अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया। साइशॉक को हमेशा के लिए खत्म करने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वह सुमित के लिए खास विकल्प है। कृष को यह विचार साफ तौर पर पसंद नहीं आया। भले ही उसने वल्कन के साथ सहयोग किया हो, लेकिन उसे अपने संगठन से कोई लगाव नहीं था। उसने कहा, हम उसे पकड़ सकते हैं। आपने मुझे जो बताया है, उसके अनुसार उसे अपनी क्षमता सक्रिय करने के लिए मरना होगा। अगर वह होशियार है तो उसके पास एक आत्महत्या बटन होगा। उम्मीद है यह कोई थर्मोन्यूक्लियर उपकरण नहीं होगा। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के अलावा साइशॉक को मार गिराने से वह बाद में उस नील मशीन को चलाने से भी बच जाएगा। और हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन वल्कन का कहना है कि वह मेरी शक्ति बढ़ा सकती है। अगर आपके पास कोई और सुझाव नहीं है तो वे हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प लगते हैं। बदकिस्मती से उसके पास कोई चारा नहीं था। मुझे और वक्त चाहिए रीरी, यह समझने का वक्त। मेरी शक्ति का पता लगाओ या हमारी? दोनों, कृष्ण ने नजरें फेरते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं रीरी, सच में। किसी और को वो सब न सहना पड़े जो तुमने सहा। शुक्रिया, अर्जुन ने सच्चे दिल से कहा। आपकी मदद करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह थोड़ा शर्मा गई। लेकिन बात यह है रीरी, अगर हम तुम्हारी मदद करने में कामयाब भी हो गए तो भी मुझे यकीन नहीं है कि उसके बाद हम होंगे या नहीं। हम, उस शब्द ने उस समय की यादें ताजा कर दी जब अर्जुन को लगता था कि उनका भविष्य साथ में है। उसे लगता था कि इतने सारे नए रिश्ते शुरू करने के बाद कृष के लिए उसकी भावनाएं बदल गई हैं, किशोरावस्था के रोमांस के दायरे से आगे बढ़ गई हैं। लेकिन जब भी वह अपने पुराने साथी को देखता, कुरियर हमेशा सोचता कि क्या हो सकता था और जो कभी नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं जो मैं भूल नहीं सकती रीडी, उसने माना। मेरे पापा, वो बम वाली चीज। तुम मेरे आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करते, अर्जुन ने साफ कह दिया, ब्लड स्ट्रीम की तरह। कृष्ण ने उदास होकर अपना सिर हिलाया और कुरियर चुपचाप चला गया। तो मुझे यह साफ साफ बता दूं, राम ने किसी दुष्ट मास्टरमाइंड की तरह अपनी उंगलियां मिलाईं। जंकयार्ड के नीचे नील तकनीक का एक भंडार है जिस तक मेटा गैंग पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और डायनामिस उन्हें नकली अमृत संपर्क और हथियार मुहैया कराता है। म्याऊ, बिल्कुल सही, अर्जुन ने यूजीन हेनरी को अपनी बाहों में लिए हुए जवाब दिया, जबकि घोल की खोपड़ी कांच के डिब्बे के अंदर गुर्रा रही थी। कुरियर ने थोड़ी देर सोचा कि क्या फेफड़ों के बिना सिर पर वाटर बोर्डिंग करना संभव है, लेकिन उसने इस विचार को एक तरफ धकेल दिया। राम एक क्षण के लिए चुप रहा। यह चिंताजनक है। क्या कम आकलन है? अर्जुन ने इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। और टाइटैनिक में एक रिसाव था। ग्लास जीनोम ने मुड़कर अपने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर विभिन्न दस्तावेज दिखाई देने लगे। अर्जुन ने उन्हें वित्तीय विवरण, आपूर्तिरण रिपोर्ट और रसद विश्लेषण के रूप में पहचाना। राम ने एक कार्यक्रम चलाया जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ परेशान करने वाले तत्वों को देखा गया। हैकर ने कहा, नकली एलिक्सिर्स डायनामिस द्वारा उत्पादित उत्पादों की बताई गई संख्या और उनके स्टोर में वास्तव में बेची गई वस्तुओं की संख्या में कुछ अजीब अंतर हैं। मुझे लगा कि यह सांख्यिकीय त्रुटि या चोरी का मामला है, लेकिन इससे मेटा को की गई ऑफ द बुक डिलीवरी आसानी से छिप सकती है। क्या यह मूक या प्रबंधकों द्वारा छिपाया जा सकता है? साइशॉक ने कुछ कर्मचारियों का ब्रेन वॉश किया हो सकता है और उनकी जानकारी के बिना डायनामिस को नष्ट किया हो सकता है। हालांकि कंपनी के संचालन पर हमले की कमी ने इसकी संभावना को कम कर दिया है।
किसी अधिकारी की मिलीभगत के बिना नहीं, श्री विंडशील्ड ने जवाब दिया। वे इन दवाओं पर कड़ी नजर रखते हैं। तो शायद ब्लैकथॉर्न? संभावना नहीं है, सेफलाइट ने कहा। जहां तक मुझे पता है वह पाक साफ है। क्या तुमने उसका दफ्तर और पोशाक देखी है? अर्जुन ने यूजीन हेनरी की तरह म्याऊ करते हुए पूछा। जाहिर है वो एक शैतानी दिमाग है। उसके ऑफिस का क्या? बहुत बढ़िया लग रहा है। जाहिर है उसने उस जगह की जासूसी की थी। क्या तुम्हें पता है कि ब्लैकथॉर्न आखिरकार ब्रांड मैनेजर और सतीश कुमार का इंचार्ज क्यों बन गया? क्योंकि अयान राव केवल अपने बेटों पर भरोसा करते हैं। आंशिक रूप से, लेकिन सतीश कुमार के नायक न्यू रोम में अपराध से लड़ते तो हैं, लेकिन वे वीर जैसे असली खतरनाक जीनोम सरदारों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ते या डायनामिस का भविष्य तय नहीं करते। उनका असली काम कंपनी का चेहरा बनना और निर्देशों का पालन करना है, उन्हें थोपना नहीं। कुलदीप का पद प्रतिष्ठित है, लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं। मैं देख रहा हूं कि यह कहां जा रहा है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप पारदर्शी हैं। कुलदीप राव को डायनामिस का उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उन्होंने सामाजिक सुधारों और रस्ट टाउन के पुनर्विकास के लिए खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी, राम ने बताया। बोर्ड ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और अध्यक्ष ने उनके भाई अल्फोंस को उपाध्यक्ष चुनने का फैसला किया। इसका उल्टा असर हुआ जब राव को वीर के साथ टकराव से बचने के लिए अल्फोंस को सिसिली में युद्ध छेड़ने के लिए भेजना पड़ा। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। खैर, ब्लैकथॉर्न अभी भी कॉमिक बुक के खलनायक जैसा दिखता है। तुम ही तो हो जो उस बिल्ली के साथ बिल्कुल खलनायक लग रहे हो। वैसे तुम उसे यहां क्यों लाए हो? क्योंकि अर्जुन को बिल्लियों से बहुत लगाव था, जैसा कि रोहन ने प्रमाणित किया। यह श्रोडिंगर की बिल्ली है, इससे मेरी शक्ति दुगुनी हो जाती है। क्या तुम्हें पहले ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है? राम ने गंभीरता से कहा। दुर्भाग्य से बंकर वाले सवाल पर तुम्हारे शब्दों के अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। साइकोशॉक जल्द ही अनाथालय पर हमला करने वाला है, तब तुम खुद उससे पूछ सकते हो। अगर वह बच गया तो? तुम्हें लगता है वो आएगी? राम ने पूछा। जाहिर है उसके दिमाग को पढ़ने की क्षमता उसके ग्लास कंट्रोल पर थी। नहीं, यह बेवकूफी भरा सवाल था। बेशक वो आएगी मेटा पर वार करने का, यह सुनहरा मौका है, अगर सुमित को तुम्हारी जानकारी पर भरोसा हो तो। अच्छा, अगर वो नहीं आई तो हमें साइप्सी को एक्वेरियम में रखना पड़ेगा, जैसे वो स्क्विड है। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। क्या कोई उम्मीद है कि हम मिलकर कबाड़ खाने पर हमला कर पाएंगे? मैं अकेले ही करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत धमाकेदार होगा। कुछ समय तक हमारे पास मेटा गैंग को सीधे चुनौती देने लायक संख्याबल नहीं होगा, राम ने स्वीकार किया। इससे अर्जुन के इस संदेह की पुष्टि हुई कि वह सिर्फ अग्रिम पंक्ति में है और उसकी बाकी टीम बाद में आने वाली है। लेकिन अगर मैं आपकी जानकारी की पुष्टि कर दूं तो हमें करना ही होगा। रोहित के हाथ नील की तकनीक लगना एक बड़ी आपदा होगी, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि नील हर चीज के पीछे तो नहीं है। नहीं, वह बिल्कुल मर चुका है। क्या आपको यकीन है? सोनू वहीं था जब वह मरा, ग्लास मैनिपुलेटर ने जवाब दिया। नील बिल्कुल मर चुका है, और जब तक उसके पास स्टोरेज में कोई छिपा हुआ क्लोन नहीं होगा वह वापस नहीं आएगा। वहां से तो बिल्कुल नहीं। क्या अर्जुन ने उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी महसूस की? नील की मौत जरूर उस कठोर हत्यारे को परेशान करने वाली कोई बात रही होगी। चलो मुझे खूनी विवरण बताओ। तुम्हें सोनू से ही पूछना होगा। इनविसिबॉय ने कुरियर की बात मानने से इनकार कर दिया। अगर तुम सुमित को जहाज पर नहीं ला पाए तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा और अनाथालय की रक्षा में मदद करूंगा। बदले में कृपया उन्हें कबाड़ खाने के बारे में मत बताना। अगर न्यू रोम के नीचे सचमुच कोई नील बंकर है तो उसे दफन ही रहना चाहिए। डर है कि मोब ज्यूस के अंदर आटे का एक बैग मिल जाएगा। आपको भी यह समझना चाहिए कि अगर नील की तकनीक उसके हाथ लग गई तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने कंधे उचका दिए और आगे का रास्ता साफ देखकर मीटिंग से बाहर निकल गया। वह बाकुटो के पास जाएगा, लेकिन क्रिश को ढूंढने का नाटक करने के बजाय वह झांबाटो से कहेगा कि वह मेटा गैंग से लड़ना चाहता है और उसे डायनामिस पर भरोसा नहीं है। किस्मत ने साथ दिया
तो अर्जुन सायशॉक के लिए कोई बड़ा सरप्राइज हासिल कर सकता है। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया था, राम ने कुरियर को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जिससे वह बहुत चिंतित हो गया। तुम्हें सोनू से पूछना पड़ेगा, यानी सोनू सिंह न्यू रोम आएगा, शायद बाकी कार्निवल के साथ। अगर अर्जुन ने उस जानकारी को पिछले लूप्स में मिली जानकारी से क्रॉस रेफरेंस किया तो लिविंगस्टन और वीर के बीच अपनी प्रतिद्वंद्विता को खूनी संघर्ष में निपटाने से पहले उसके पास 3 हफ्ते का समय था। बेहतर होगा कि अर्जुन तब तक न्यू रोम में न रहे। 10 मई का दिन था। साइशॉक किसी भी क्षण अनाथालय पर हमला कर सकता था और अर्जुन उस टेलीपैथ को ऐसा सिरदर्द देना चाहता था जिसे वह कभी न भूल पाए। हाथ में बंदूक और फिस्टी ब्रदर्स से लैस कुरियर अनाथालय के गलियारों में घूम रहा था, जहां बच्चे खाने पीने की चीजें और खिलौने बैग में भर रहे थे। लेकिन उसे चिंता तब हुई जब उसे कृष का कोई सुराग नहीं मिला। क्या हो रहा है? अर्जुन ने छोटी जूलिया से रास्ता मिलते ही पूछा। अपने साथी अनाथों के विपरीत, जिन्होंने खाना या खिलौने ले लिए थे, वह छोटी गोरी बच्ची ज्यादातर किताबें अपने साथ रखती थीं। पिछले चक्कर में साइशॉक ने उसके साथ जो किया था, उसे जानने के बाद इस बच्ची से मिलकर कुरियर का संकल्प और मजबूत हो गया। मां कह रही हैं कि वो हमें जल्दी ही उस जादुई जगह ले जा रही हैं। उसने जीनोम की आंखों में देखने के बजाय नीचे देखते हुए समझाया। वह सारा से कहीं ज्यादा शर्मीली लग रही थी। तो हमें अपना सामान पैक करना होगा। बुद्धिमान। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोहम गुप्ता अपने पालतू स्क्विड के यहां धूल चाटने के बाद बड़ी संख्या में फिर से इस जगह पर हमला करेगा। उम्मीद है अर्जुन को मदद मिल जाएगी। कुरियर ने बाकुटो में मुलाकात के समय अरुण को हमले की जानकारी दे दी थी, यहां तक कि सौदे को आसान बनाने के लिए वल्कन को रिश्वत के तौर पर ए-बम भी दिया था। उसने सभी जरूरी खुफिया जानकारी मुहैया कराई। हालांकि अर्जुन को तब तक यकीन नहीं था कि यह जानकारी कमांड चेन से होकर गुजरेगी या नहीं, जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ जाती। वह कहां है? जीनोम ने पूछा। कुरियर अगर खुद को डैला छोड़ दे तो साइप्सी और उसके समूह को आसानी से खत्म कर सकता था, लेकिन वह बॉडी जंपर को खुद को स्थानांतरित करने से नहीं रोक सकता था। वह अपने कमरे में है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, जिस दिन से हम मिले थे उसी दिन से मैं उसे परेशान कर रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया और ग्यूलिया को पीछे छोड़कर कृष के बेडरूम की ओर बढ़ गया। उसने जो समझा था उसके अनुसार यह शेल्टर के निदेशक का कार्यालय हुआ करता था, इससे पहले कि वे उस जगह को जंग लगने के लिए छोड़ देते। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि दरवाजा बंद था, पर कुरियर वाले को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कला में बहुत समय हो गया था। कृष? दरवाजा खोलते ही उसने पूछा, जब बेडरूम में घना अंधेरा छाया हुआ था। समीर? केवल म्याऊं म्याऊं की आवाज ने उसे उत्तर दिया। अर्जुन ने जल्दी से लाइट स्विच दबाया और खुद को एक विशाल गोताखोर सूट के सामने पाया। वही सूट जो कृष ने तब पहना था जब वह उसे एसिड रेन से बचाने की कोशिश कर रही थी। समीर? अर्जुन ने कवच के पीछे देखने से पहले पूछा। उसने कृष को गद्दे के पास कुर्सी पर बैठे दीवार को घूरते हुए पाया। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो जीनोम एक दवा के डिब्बे पर लगभग ठोकर खा गया और उसने देखा कि जमीन पर दर्जनों दवाइयां पड़ी थीं। समीर? कोई जवाब नहीं। कृष बस दीवार को घूर रही थी, जबकि यूजीन हेनरी वॉन श्रोडिंगर उसकी गोद में आराम कर रहे थे। नींद न आने और थकान से उसकी आंखें काली पड़ गई थीं। वह मृत लग रही थी। कृष! कृष! जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो कुरियर ने उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया और उसे होश में लाने के इरादे से उसे हिलाया। मत आओ! उसकी अचानक प्रतिक्रिया से अर्जुन और उसकी गोद में बैठी बिल्ली दोनों चौंक गए, मानो वह किसी बुरे सपने से जागी हो। कृष्ण ने फिर अपने कानों पर हाथ रख लिए, मानो भयानक सिरदर्द से जूझ रहा हो। ज्यादा मत आओ। इससे अर्जुन को समुद्र के नीचे पहली बार हुई मुलाकात की याद आ गई, सिवाय इसके कि वह मुलाकात और भी बुरी थी। कुरियर ने कुछ नहीं कहा, जमीन पर पड़े डिब्बों पर नजर डाली। उसने एक डिब्बा उठाया जो खाली था। कृष! अर्जुन ने गंभीर भाव से खाली डिब्बा बिस्तर पर पटकते हुए कहा, अगर तुम जीनोम नहीं होते तो तुम इन सारी गोलियों का ओवरडोज ले लेते। अगर मेरे पास शक्तियां नहीं होती तो मुझे इतनी शक्तियों की जरूरत नहीं होती। यह सच है
कि जीनोम्स में चयापचय बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि इन दवाओं को एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए? कोई जवाब नहीं। आप कोई उपचार नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को भयभीत होकर एहसास हुआ, अगर मैं ये दवाएं नहीं लूंगा तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। कृष्ण ने झटके से कहा, जाहिर है उसका मूड खराब हो गया था, शायद गलत दवाइयों के मिश्रण की वजह से। अगर मैं ये दवाएं नहीं लूंगा तो मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। भारी दवा के प्रभाव के अलावा वह दूसरों से बातचीत भी नहीं कर सकती थी। उसने कितने लोगों को समुद्र के नीचे ले जाया। क्या उनके गर्भगृह में मिलने से उस समय स्थिति और बिगड़ गई थी? अपने दोस्त की हालत इतनी बिगड़ती देख अर्जुन घबरा गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं आ रहा हूं। कृष आखिरकार उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं सूट पहनूंगा, मुझे पहनना ही होगा। अगर यह आपके लिए बहुत ज्यादा है तो मैं अकेले ही साइशॉक का ख्याल रख सकता हूं। नहीं नहीं, नहीं कर सकती, तुम्हें सब कुछ करने नहीं दे सकती। उसने पूरा वाक्य बनाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मुझे मदद करनी होगी, मुझे करनी ही होगी। ठीक है, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं नजर रखूंगा। अर्जुन उसे थोड़ी सांस लेने की जगह देने के लिए चला गया। हालांकि जाते हुए उसने बिस्तर पर कुछ देखा, किसी तरह के सोनार का मोटा खाका, हालांकि गड़बड़ और अधूरा। कृष्ण ने जरूर दिन में इस नए उपकरण पर काम किया होगा। कुरियर अनाथालय के बाहर चला गया और दहलीज पर रुक गया। उसकी कार पास ही खड़ी थी। अर्जुन को याद आया कि कैसे सारा और उसकी दोस्त पिछली बार ठीक इसी जगह पर खड़ी थीं। हालांकि जब उसने साइशॉक की काली मिनी बस को आते देखा तो इस बार अर्जुन ने थोड़ा और मजाक करने की सोची। उसने शॉटगन उठाई और आगे के पहियों पर वार किया, जिससे मेटा की कार दुर्घटना से बचने के लिए अपने ही चारों ओर घूमने लगी। स्ट्राइक! अर्जुन ने खुशी से कहा, स्ट्राइक है। ड्राइवर किसी तरह मिनी बस को स्थिर करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे बहुत निराशा हुई। अर्जुन ने अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनी। कृष अपने पूरे पावर आर्मर में अनाथालय से बाहर आ रही थी। उसने अपने मुख्य हथियार के रूप में एक वाटर थ्रोवर ले रखा था, जो अनाथों की रक्षा के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। जैसे ही साइशॉक अपना भेष बदलकर मिनी बस से बाहर निकला, अर्जुन थोड़ा निश्चिंत हो गया। ब्रेन जैकर अपने साथ सिर्फ मच्छर और मोंगरेल ही लाया था। पिछली बार की तरह कोई भी बड़ा हमलावर नजर नहीं आ रहा था। छोटा सीजारे! साइशॉक ने अपना धूप का चश्मा उतारकर अपनी बायोमैकेनिकल आंखें दिखाते हुए कहा, और क्या वह छोटा कृष भी है? मैं उसका काम कहीं भी पहचान सकता हूं। क्या तुम्हारे पिता भी कब्र के पार से हमारे साथ आ रहे हैं? कृष अजीब तरह से चुप रहा, बेचैनी का भाव प्रकट कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे पास पुराने जमाने की स्लाइड्स हैं। अर्जुन ने साइशॉक का मजाक उड़ाया। उनमें से आधी तुम्हारी शाही पिटाई को समर्पित हैं। पिछली मुठभेड़ में तुम इतने बहादुर नहीं थे जब मेरे तार तुम्हारे दिमाग से जुड़े थे, साइशॉक ने धमकी भरे स्वर में जवाब दिया। हालांकि हम सिर्फ उस आश्रय में मौजूद भूतों को पकड़ने आए थे, लेकिन आज का दिन वाकई अच्छा है। कहते तो सच ही हैं, जो बच गए उन्हें कभी नहीं भूलते। तो क्या हम उन्हें मार रहे हैं या क्या? मच्छर ने पूछा, जबकि मोंगरेल ने अपने दांत दिखाए। उनके खून की गंध मुझे पागल कर देती है। आज कोई नहीं मरेगा, साइशॉक ने जवाब दिया। उसके तार जैसे तंतु उसके कोट के नीचे फड़फड़ा रहे थे। वे दोनों मेरे हैं, हमेशा से रहे हैं। कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपना वाटर थ्रोवर उठा लिया। तुम लड़ना चाहती हो बच्ची? साइशॉक ने उनका मजाक उड़ाया। अपना गणित देखो, तुम संख्या में कम हो, तुम पर भारी पड़ रही हो। अपना चेक करो साइप्सी। अर्जुन ने पीछे से आती एक सफेद यामाहा मोटरसाइकिल को देखते हुए जवाब दिया। ये मैनेज ए ट्रॉइस है। गाड़ी के पीछे एक गोरी महिला बिना हेलमेट पहने बैठी थी। हालांकि उसके हाथ में जीनियस टेक का एक डंडा था, मानो कोई शूरवीर किसी घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहा हो। अनाथालय के आंगन में पहुंचकर उसने अचानक अपनी गाड़ी रोक दी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही साइकोज का मूड आत्मविश्वास से तनाव में बदल गया। हाय दोस्तों! कैंसल ने अपनी बाइक पीछे छोड़ते हुए हथियार घुमाते हुए एक आकर्षक मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। साइशॉक की इलेक्ट्रॉनिक आंखों से एक क्षणिक चमक निकली। उसके साथी भय से कांप उठे। अरे, उसे ऐसे मत देखो, अर्जुन ने अपनी बंदूक उठाते हुए कहा। मैं प्लूटो चाहता था, पर उसने मना कर दिया। साइशॉक की शक्ति कुरियर की अपनी क्षमता से ज्यादा अलग नहीं थी। एक सेव पॉइंट जो उन्हें मरने के बाद फिर से कोशिश करने की अनुमति देता था। इसलिए शायद उनकी कमजोरियां एक जैसी थीं। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, साइशॉक ने कुछ नया और अप्रत्याशित किया। ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था, चाहे स्थिति कितनी भी आत्मघाती क्यों न रही हो। उसने भागने की कोशिश की, अपने कपड़ों को अपने तंतुओं से फाड़ डाला, जबकि उसके साथियों ने कैंसिल पर हमला कर दिया। पकड़ लिया। अर्जुन ने समय को थाम दिया, अपनी बंदूक उठाई और साइशॉक के जाल को उड़ा दिया। जब समय फिर से शुरू हुआ तो ब्रेन जैकर दयनीय रूप से लड़खड़ाकर अपने आत्मसंतुष्ट चेहरे के बल गिर पड़ा। चिंता मत करो, क्या तुमने कुत्तों के आश्रय का बोर्ड नहीं देखा? अर्जुन ने उसे ताना मारा। इच्छा मृत्यु मुफ्त है। इस बीच एक ओलंपिक जिम्नास्ट की गति और फुर्ती से चलते हुए कैंसल तेजी से मोंगरेल की ओर झपटा। साइको ने उसे अपने हाथों से भस्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों के सिरे पर आग बुझ गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हमलावर महिला ने अपनी छड़ी से उसके सीने में घोंपा और फिर उपकरण ने एक शक्तिशाली बिजली का झटका दिया। अर्जुन ने इसे एक टेजर से तुलना की होगी, लेकिन एक टेजर अपने शिकार को उस तरह जिंदा नहीं भूनता जैसे कैंसल का उपकरण करता था। इस बीच मच्छर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उस पर गोली चला दी। उसके हथियार से दबावयुक्त पानी की एक धार निकली, जिसने उसके बाएं पंख को चीर दिया और उस बड़े हो चुके कीड़े को कुचल दिया। अर्जुन ने तुरंत बंदूक एक तरफ फेंक दी और मच्छर पर फिस्टी से हमला कर दिया, जिससे उसकी टार की धार निकल गई। जब कीड़े ने जवाबी हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाने की कोशिश की, तो कृष्ण ने अपने पानी के हथियार से उसका हाथ काट दिया। समीर, क्या तुम्हारे पास कीटनाशक है? अर्जुन मच्छर को जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया। मेरा मक्खी मारने वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वह क्रूरता से अनजान नहीं थी और जरूरत पड़ने पर घातक बल का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाती थी, लेकिन जीनियस लड़ाई में अक्सर अपने मन में सिमट जाती थी। अर्जुन के उलट वह अराजकता में नहीं पनपती थी। इस बीच मोंगरेल को भूनकर कैंसल तुरंत साइशॉक की ओर बढ़ गया। साइको ने वापस उठने की कोशिश की, लेकिन हिटवुमन ने तेजी से उसे पकड़ लिया। उसकी शक्ति का टेलीपैथ के शारीरिक उत्परिवर्तनों पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए अर्जुन ने माना कि उसने केवल उन गूढ़ शक्ति स्रोतों को रद्द कर दिया जो उन्हें सहारा दे रहे थे। मेरी तरफ देखो, कैंसल ने साइशॉक से पूछा। उसका स्वर हमेशा सकारात्मक रहता था। मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखना चाहती हूं। दुष्ट साइको ने महिला हमलावर को घूरा और उसकी खोपड़ी पर प्रहार करने के प्रयास में अपने शेष बचे हुए तंतुओं को ऊपर उठाया, लेकिन उन्होंने उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की। कैंसिल ने तेजी से साइप्सी की खोपड़ी में डंडा घुसा दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर धंस गया। साइको का कुछ खून उसके गाल पर लग गया और उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह से क्रूर हो गई, जबकि तार इधर उधर लहरा रहे थे। अर्जुन ने कुछ देर के लिए अपना टाइम स्टॉप चेक किया, लेकिन वह चालू नहीं हो पाया। अब तक तो सब ठीक था। कुछ सेकंड बाद मच्छर उसके पैरों के पास कुचले हुए कीड़े की तरह दिखाई दिया, अभी भी जिंदा, लेकिन खून से लथपथ। कैंसिल ने बाकी दो को भी तेजी से मार डाला था। खैर, यह तो जल्दी हो गया, अर्जुन ने थोड़ा निराश होकर कहा। उसने अंदाजा लगाया कि वल्कन की अनुपस्थिति अचानक घात लगाकर हमला और उसके पीछे दो पेशेवर सैनिकों की मौजूदगी ने काफी फर्क डाला होगा। जानती हो, अगर यह जाल निकला तो मुझे सबको मार डालने का आदेश था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। मीरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और साइशॉक की स्थिर लाश को अपनी छड़ी से एक तरफ फेंक दिया। उसका खून अभी भी उसके गाल पर था और उसे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं लग रही थी। मुझे झंग लग रहा है। धन्यवाद, लेकिन क्या किसी ने आपको नहीं बताया कि मैं अमर हूं? तुम मजाकिया हो,
उसने साइशॉक के अवशेषों को छोड़कर मच्छर की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्या वह अभी भी जिंदा है? जब तक उसे चिकित्सा उपचार नहीं मिलेगा वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। कृपया, मच्छर ने विनती की। बहुत ज्यादा काम है, कैंसल ने अपनी छड़ी से उसके चेहरे पर रौंदते हुए जवाब दिया। मीरा का ध्यान उसकी इस बेपरवाह क्रूरता से कृष के चेहरे पर साफ तौर पर एक झटका सा लगा। तुम कौन हो? मैं। विशाल कवच से कृष की कोमल आवाज सुनना कितना अजीब था। अंडर डाइवर। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मीरा हूं। यह तो आप पहले ही कह चुकी हैं, अर्जुन ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें बिल्कुल भी सहज नहीं थीं, बल्कि अभ्यास से भरी हुई थीं। क्या कोई और है जिससे बात करनी है? नहीं, हम ठीक हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे। मैं भी मीरा, अर्जुन ने उसी खुशनुमा मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम अब तक मिले सबसे अच्छे समाजोपट हो। शुक्रिया। सोशियोपैथ क्या होता है? अर्जुन ने उसके प्रश्न का उत्तर 2 अंगूठे ऊपर करके दिया। कैंसिल ने उन्हें अलविदा कहा और अपनी मोटरसाइकिल पर उतनी ही तेजी से चली गई जितनी तेजी से आई थी साइकोज की लाशों को सड़ने के लिए छोड़कर। जाहिर है उसे आकस्मिक हत्याओं का काफी अनुभव था। अर्जुन सोच रहा था कि उसका बायोडाटा कैसा होगा। जब महिला अपराधी चली गई तो कृष्ण ने कहा, वह अंदर से खोखली है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे अपने कंधों पर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। अचानक उस देश की नजर उस पर पड़ गई थी। कुरियर ने आसमान की ओर हाथ हिलाया, यह सोचकर कि क्या साइको उसे देख पाएगा। यह पल बस कुछ सेकंड का था, लेकिन कृष उस तनाव से लगभग लड़खड़ा गया। यह क्या था? पीपर्स, अर्जुन ने जवाब दिया। मेरा सुझाव है कि हम और लोगों के आने से पहले ही यहां से चले जाएं। हां हां, कृष अनाथालय की ओर मुड़ी और ऊंची आवाज में बोली, सारा ग्यूलिया। आसपास की सभी खिड़कियां, जिनमें प्लाईमाउथ फ्यूरी का विंडशील्ड भी शामिल था, एक साथ टूट गईं। कोई बात नहीं, गलती मेरी है। कृष के घबराने से पहले ही अर्जुन ने झूठ बोल दिया। खुशकिस्मती से वह उसके आसपास होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की आदी थी और उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। सारा ग्यूलिया, बाकी लोगों को इकट्ठा करो, हम अब जा रहे हैं। मां, क्या हम कुत्तों को भी ले जा सकते हैं? एक छोटी लड़की अंदर से चिल्लाई। माफ करना स्वीटी, पर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पेन खुले छोड़ देंगे ताकि वे बाहर जा सकें। कृष अर्जुन की ओर मुड़ा। शुक्रिया रीरी। कोई बात नहीं। क्या आपको उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने में किसी मदद की जरूरत है? बंदरगाह तक का रास्ता बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, मैं सीवर में बाथिस्फेयर ले जाती रहती हूं और बेसमेंट में एक प्रवेश द्वार भी है, उसने बताया। इसी से पता चलता है कि वह अनाथालय में बिना किसी की नजर पड़े कैसे आ जा सकती थी। रीरी, मैं। कोई बात नहीं, कुरियर वाले ने उसे आश्वस्त किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होगा। यह तुम्हारा घर है। मैं समझता हूं कि तुम अभी मुझे इसमें नहीं रखना चाहती। पिछली बार यह द्वारा एक आश्चर्यजनक यात्रा थी। कृष्ण ने हेलमेट के पीछे से जरूर अपराध बोध भरा चेहरा बनाया होगा, हालांकि अर्जुन समझ नहीं पाया। मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया है तुम्हारी शक्ति के लिए। कुरियर वाला एकदम ठिठक गया। फिर आना। मैं कुछ देर से आपके शंकर को सुन रही हूं, उसने स्वीकार किया। अब जब मैंने इसे और गौर से देखा है तो डिजाइन का एक हिस्सा है जहां मेरी शक्ति मदद कर सकती है, नेविगेशन। मुझे माफ करना, मुझे इसे अच्छी तरह समझने के लिए और समय चाहिए। मुझे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अभी यह मेरे दिमाग में बस एक विचार है और मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं। अगर यह काम कर भी पाता है तो भी अपनी उम्मीदें वगैरह मत बढ़ाओ। समीर, मैं इतनी झूठी उम्मीदों से गुजरा हूं कि तुम तो उनका कब्रिस्तान बना सकते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, सिर्फ यह बात कि तुम इतनी सारी कोशिशों के बाद भी मदद करना चाहते हो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कृष अपनी सुरक्षा कवच के नीचे इतनी घबराई हुई लग रही थी कि जवाब नहीं दे पा रही थी। लगता है मैं तुमसे संपर्क करूंगी, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। फिर मिलते हैं रीरी, कृष, उसने कहा, जबकि वह वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी।
कृपया अपनी दवा का ध्यान रखना। कृष एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं करूंगी, उसने कहा। चिंता मत करो, मैं कर सकती हूं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह झूठ था या वह इस पर यकीन कर रही थी। कुरियर वाले ने भारी मन से उसे अंदर जाते हुए देखा और आह भरी। तुम्हें मुझे एक नया विंडशील्ड देना होगा, अर्जुन ने कहा जब कृष सुनने की सीमा से बाहर हो गया। मुझे माफ करना, मेढे ने उसके बगल में हमेशा की तरह अदृश्य होकर जवाब दिया। उसने मुझे चौंका दिया और मैं एक पल के लिए नियंत्रण खो बैठा। तुम्हें छोटी लड़कियों से डर लगता है? मैं तो कहता कि कबूतर ही तुम्हारी क्रिप्टोनाइट हैं। मैं इसी नाम की किसी लड़की की तलाश में हूं, उस निगरानीकर्ता ने समझाया। जूलिया कोस्टा। लेकिन वो लड़की नहीं है। उम्र, चेहरा और शरीर मेल नहीं खाता। मुझे पता है कि वो इसी शहर में कहीं है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तुम्हारी जूलिया को क्या हुआ? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। उसने यह भी देखा कि राम दीवारों के पार अनाथ बच्चों को देख सकता था। वीर ने उसके माता पिता की हत्या की और बचपन में ही उसका अपहरण कर लिया था ताकि सोनू के खिलाफ बंधक बनाकर इस्तेमाल कर सके। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब भी तुम्हें शक हो, याद रखना कि सुमित का यही मतलब है। मैं इसकी जांच करूंगा, कुरियर वाले ने वादा किया। वह कैसी दिखती है? उसकी उम्र लगभग 15 साल होगी। हल्के भूरे बाल, नीली आंखें। यह कुछ ना होने से तो बेहतर ही था, लेकिन मुश्किल से। तुम सच में सेसारे सबिनो तो नहीं हो? मिस सबिनो के साथ तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल भाईचारे वाला नहीं है। अरे, तुम्हें यह समझने में 4 साल लग गए? तुम कितने बड़े जासूस हो! मैं सोच भी नहीं सकता कि ब्लड स्ट्रीम के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यह कितना कठोर रहा होगा। अर्जुन ने उस अदृश्य आदमी के मुंह से इतनी गहरी भावनाएं पहले कभी नहीं सुनी थीं। तुम उससे प्यार करते हो? एक बार किया था, लेकिन दरार इतनी बढ़ गई थी कि अर्जुन खुशकिस्मत होगा कि अपने परफेक्ट रन के बाद कृष से बात कर पाऊं। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है। सभी पुरुष निरा मूर्ख होते हैं। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा था, दुर्भाग्य से मेरे पास कोई सलाह देने के लिए नहीं है। मैं खुद प्यार के मामले में बदकिस्मत हूं। लगता है वो तुम्हारी असलियत समझ गए हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं मदद करता हूं क्योंकि वो मेरी प्यारी दोस्त है और उसे इसकी जरूरत है। वह अब रोमांस की तलाश में नहीं था, बल्कि एक मानवीय जुड़ाव की तलाश में था। कोई भी जुड़ाव जो उसके अंतहीन रीस्टार्ट्स के दौरान बना रहे। कुरियर ने अपने कंधे पर कुछ महसूस किया, जैसे एक हल्की सहानुभूतिपूर्ण थपकी। यह बहुत अच्छा हुआ, मिस्टर लुकिंग ग्लास ने कहा। मुझे लगा कि मुझे दखल देना पड़ेगा, लेकिन आपने स्थिति संभाल ली थी। मैं देखूंगा कि क्या साइशॉक सचमुच हमेशा के लिए चला गया है। हालांकि मैं रस्ट टाउन से दूर जाने की सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है कि आपने रोहित की योजनाओं में खलल डाल दिया है और उसे यह पसंद नहीं आएगा। ओह, उसने नहीं देखा। अर्जुन ने कबाड़खाने से फैलते अम्लीय बादलों को पहले ही देख लिया था। शायद वाइवर्न की अनुपस्थिति ने मेटा गैंग को और भी साहसी बना दिया था, या कैंसल की शक्ति ने सचमुच साइशॉक के शरीर स्थानांतरण को रोक दिया था। खैर, अर्जुन तो बस शुरुआत ही कर रहा था। खेल शुरू मोबी डिक। वर्तमान चक्र अब तक का सबसे शांत चक्र हो सकता है। अर्जुन ने आखिरकार सुमित का रास्ता तय कर लिया था। उसने सबसे पहले हार्बर मिशन बिना किसी घटना के पूरा किया। मोटे रोहित ने एक बार भी किसी को नहीं भेजा था और अर्जुन ने पहले लुइगी का ध्यान रखा था। सच बताने वाले को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, लेकिन अर्जुन हॉकी मैच के दूसरे पीरियड में कुछ गोल करने का इरादा रखता था। बाद में अरुण ने कुरियर को अपने घर रुकने के लिए आमंत्रित किया और प्लूटो ने उसे एक आश्चर्यजनक निरीक्षण दिया। इस बार अंडरबॉस की पूछताछ उतनी गहन नहीं थी, क्योंकि साइशॉक के बारे में अर्जुन द्वारा दी गई जानकारी ने उसे कुछ हद तक भरोसा दिला दिया था। कुरियर को फिर वल्कन के सहायक की नौकरी मिल गई, जिसने उसका ए बम मिलने के बाद उसे भर्ती करने के लिए बहुत पैरवी की थी। उसने उससे इस बार वायवर्न की फिल्म को खराब करने के लिए भी नहीं कहा। अर्जुन ने आज के रस्ट टाउन रेड का धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। उसने सुमित को अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी जरूरी जानकारी दे दी थी, जमीन की रेंज से लेकर
अब तक लड़े गए हर साइको की शक्तियों तक। उसने बंकर से जुड़ी कोई बात नहीं कही, जैसे कि मेक, लेकिन कुल मिलाकर चीजें अच्छी लग रही थीं। सचमुच अर्जुन इस पुनः आरंभ के लिए उत्साहित था। प्लाज्मा टोर। अर्जुन ने वल्कन को अपना उपकरण सौंप दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जीनियस अपने कवच की तोप पर काम करने में बहुत व्यस्त थी। रिंच। अर्जुन ने उसे एक रिंच और एक कप कॉफी दी। मैंने कप नहीं मांगा था, उसने कहा। आप तो ऐसा करने वाले थे। वल्कन वेल्डिंग का काम बीच में ही रोककर रुक गई, अपने औजार एक तरफ रख दिए और अपना लोहे का मुखौटा ऊपर उठा लिया। उसकी कार्यशाला में एक छोटी सी खामोशी छा गई जैसे ही उसने कुरियर को सिर से पैर तक देखा। अर्जुन, तुम इतने समय से कहां छिपे थे? अधिकतर विस्फोटों के पीछे और कभी कभी जंगल की आग के पीछे। मुझे तुम्हें सालों पहले ही नौकरी पर रख लेना चाहिए था, उसने बिना किसी व्यंग्य के कहा। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे सहायक हो जिसकी मैं उम्मीद कर सकती हूं। यार, तुम मेरी इच्छाओं का अंदाजा ऐसे लगा लेते हो मानो मेरे बोलने से पहले ही मेरे मन की बात पढ़ लेते हो। तुम एकदम सही हो, बस एक बात को छोड़कर। वल्कन ने अपनी कार्यस्थल पर कब्जा जमाए बैठी सफेद बिल्ली की ओर उंगली उठाई। यूजीन हेनरी ने जवाब में म्याऊं की। तुम उस रोएदार गेंद को यहां क्यों लाए हो? उसने अर्जुन से पूछा। मैं इसे आश्रय में नहीं छोड़ सकता था। यह एक नेक बिल्ली है, यह जंगल में जिंदा नहीं रह सकती। नहीं, मेरा मतलब है, तुमने इसे मेरे शस्त्रागार में क्यों छोड़ दिया, मानो वो वहीं रहता हो। अब आधे पहरेदार अपनी पारी में इसे सहलाते रहते हैं जब उन्हें लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूं। इससे उनका ध्यान भटक रहा है। मीना शर्मा उसे घर पर नहीं चाहती। मैं उन्हें बार बार कहता हूं कि यूजीन हेनरी चूहों का शिकार करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं। अर्जुन ने बिल्ली को पकड़ा और उसे वल्कन को दिखाया। मान लो तुम भी उसका विरोध नहीं कर सकते। उसे देखो, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों को देखो। जीनियस प्रभावित नहीं दिखी। अगर इससे कोई दुर्घटना हुई तो मैं मरम्मत का खर्च तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा, वल्कन ने बिल्ली को पकड़ने से पहले कहा। उसने उसे अपनी गोद में बिठाया और अपने पैर वर्क बेंच पर हिलाने लगी। मेरे पास एक बार एक फेरेट था, वह किसी चीज से नहीं डरता था। उसे क्या हुआ? उसे कारों से भी डर नहीं लगता था, वल्कन ने उदास चेहरे से जवाब दिया। उसे अपनी कॉमेडी बिल्कुल काली पसंद थी। जानवरों की बात करें तो उस खरगोश के आलीशान खिलौने की बात करें तो नहीं, अर्जुन ने उसे बीच में टोका। लेकिन नहीं, क्या मुझे इसे बंदूक की नोक पर लेना होगा? उसने धमकी दी। उसकी जिज्ञासा बहुत तीव्र थी। मेरे कौमार्य के साथ आपके लिए समय आसान होगा, लेकिन स्पॉइलर चेतावनी, अर्जुन ने जीनियस के कान में फुसफुसाया। यह बहुत पहले चला गया है। वल्कन ने यूजीन हेनरी के कानों के बीच खुजलाते हुए हंसते हुए कहा। मुझे लगा था कि तुम अंडर डाइवर को डेट कर रही हो। अरे नहीं, अगर हम किसी बात पर सहमत हो गए तो यह चमत्कार ही होगा। उसकी समस्याओं को देखते हुए लंबी दूरी की रेडियो दोस्ती ज्यादा मुमकिन लग रही थी। हालांकि मेरे जख्मी दिल को चुराने के लिए किसी जीनियस की जरूरत होगी। मैं तुम्हारे इस चालाक मुंह से सावधान रहूंगी अर्जुन, उसने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। उसके अच्छे मूड का असर उस पर भी पड़ रहा था। आज क्या हुआ? क्या रेड है? बेशक यह छापा है। मैं कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छा होने वाला है, विशेषकर अब जबकि साइप्सी हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। उनकी मृत्यु के 1 घंटे के भीतर न्यूरोम में दर्जनों लोगों को दिमागी दौरे पड़े, जिनमें सुमित मूक और निजी सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। सुमित नेतृत्व ने मीना शर्मा को जांच का काम सौंपा था और उन्होंने अर्जुन को जो बताया उसके अनुसार ज्यादातर पीड़ितों ने अपनी जिंदगी के कई दिन गंवा दिए। साइशॉक की शक्तियों को नजदीक से निष्क्रिय करके कैंसिल ने अपने शिकार के ब्रेन वॉश को नाकाम कर दिया था। चूंकि अनाथालय में घात लगाकर किए गए हमले के बाद से उस स्क्विड को नहीं देखा गया था, इसलिए अर्जुन ने मान लिया कि वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। मेटा ने सरीन को बंदरगाह पर हमला करने के लिए नहीं भेजा था और राम के अनुसार उन्होंने पॉली को भी जबरन गिरोह में शामिल करने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब था कि साइशॉक का ब्रेन वॉश ही बिग फैट रोहित के लिए शक्तिहीन पैदल सैनिकों का मुख्य स्रोत था और उसके खात्मे से मेटा को
बहुत सारे संसाधनों का नुकसान हुआ था, तो हां, अर्जुन बहुत अच्छे मूड में था। तुम्हें साइकोर से नफरत है, वल्कन ने जोर से सोचा। मैंने सुना है तुमने अरुण को क्या बताया कि उन्हें डायनामिस से नकल मिली थी, और आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अब तक सुमित के अधिकांश परिचित इसे एक षड्यंत्र सिद्धांत मानते थे। उसने सिर हिलाया। लैब 66। हम? क्या आपको सतीश कुमार के चमकदार टावर के बगल में डायनामिस मुख्यालय पता है? वे 66वीं मंजिल पर नकल करते हैं। यह न्यू रोम की सबसे सुरक्षित जगह है। अच्छा, यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। क्या दरवाजे पर कोई पंचकोण है? नहीं, लेकिन मुख्य वैज्ञानिक एक खौफनाक 4 आंखों वाला पागल है जो खुद को प्रशांत कहता है। वल्कन हंसा। उसने कोलोसियम मैक्सिमस में जितने भी डायनासोर देखे हैं उन सब का क्लोन बनाया है। यह उसकी जीनियस विशेषता भी नहीं है, वह बस उनसे जुनूनी है। मुझे पूरा यकीन है कि वह सिर्फ डायनामिस में ही काम करता है, क्योंकि वे उसे ऐसे सरीसृप और बनाने देते हैं। खैर, तुम उस कमीने कुलदीप को जानते हो? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि कोई उसे दुनिया पर कब्जा करने वाला महाखलनायक क्यों नहीं मानता। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। मतलब उसके जीनोम नाम में ही कांटा है। मैंने वायवर्न से पहली मुलाकात में भी यही बात कही थी। आखिरकार किसी और को सच्चाई पता चल ही गई। शुरू में सतीश कुमार की जगह कुलदीप को एलिक्सिर के पूरे ऑपरेशन की देखरेख करनी थी। वह 2 घंटे के लिए लैब में आया था और उसके तुरंत बाद उसने तबादले की मांग कर दी। मुझे कभी पता नहीं चला कि क्यों। अगर आप मुझसे पूछें तो इन नकलची उत्पादों में कुछ तो गड़बड़ है। यहां तक कि वीर के वैज्ञानिक भी उन्हें कॉपी करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए। अर्जुन ने तुरंत उसकी बात समझ ली। तुम्हें लगता है कि डायनामिस मेटा को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करता है? ऐसा तो अयान राव ही करेगा। वल्कन ने तेजी से सिर हिलाकर जवाब दिया। वीर बहुत सीधा है, लेकिन राव वह चालाक और कपटी है। वह हमेशा वहां पहुंच जाता है जहां सबूत नहीं होते। दुर्भाग्य से मुझे शक है कि हमें उसकी संलिप्तता का कोई सबूत मिलेगा, और लगता है कि बिग बॉस अभी तक किसी खुले संघर्ष में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि उनके बीच युद्ध गर्म होने के बजाय ठंडा है। अर्जुन ने सोचा कि एक अजेय आदमी कहीं अधिक साहसी होगा। वल्कन ने बताया, कुछ साल पहले माल्टा पर उनके बीच लड़ाई हुई थी। डायनेमिस ने वीर को मारने के लिए उस पर परमाणु हमला किया था, जिसका बदला वीर ने द्वीप को डुबोकर लिया था। इसके बाद बिग बॉस ने अयान राव से मुलाकात की और उन्होंने एक शांति समझौते पर सहमति जताई। अगर कोई शांति समझौता हुआ था तो इसका मतलब था कि डायनामिस के पास अपने विरोधियों पर किसी न किसी तरह का दबाव था। शायद उन्होंने वीर के परिवार या करीबी लोगों को खतरा पहुंचाया था। अर्जुन को भी ब्लड स्ट्रीम के चंगुल में रहते हुए इसी तरह की रणनीति का सामना करना पड़ा था। लगभग अजेय जीनोम्स में भी भावनात्मक कमजोरियां थीं। पार्टी गुरुवार रात को है ना? वल्कन ने विषय बदलते हुए पूछा। हालांकि उसका सवाल पूरी तरह से आलंकारिक था। अगर मेटा के अड्डे पर हमला अच्छा रहा तो मुझे लगता है मैं जरूर जाऊंगी। मजा आएगा। अफसोस, अब मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। जैसे पहली बार अर्जुन से मिलते ही तुषार ने कुरियर वाले को पीछे से डराने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। मैं तो डांस फ्लोर पर ही धमाल मचा देता। मुझे यकीन है कि आप हैलोवीन पर पकड़ लेंगे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर हिटमैन के खोपड़ी के मुखौटे की ओर उंगली से इशारा करते हुए जवाब दिया। बेचारे तुषार को कोई कैंडी नहीं देता। मिस्टर वॉलपास ने प्रतिक्रिया न मिलने से दुखी होकर जवाब दिया। आजकल वह किसी को डराता नहीं है। तुम जल्दी आ गए? वल्कन ने भौहें चढ़ाकर कहा। कुछ हुआ क्या? देखो, रस्ट टाउन से आग निकल रही है चीफ। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। जैसा कि पता चला, मेटा ने कबाड़ खाने में आग लगा दी थी। अर्जुन ने अपनी प्लाईमाउथ फयूरी बांट के ठीक सामने रोक दी। मिस्टर वॉलपास आगे की सीट पर बैठे जानवी और कैंसिल पीछे। अरे वाह, तुषार ने कहा, ये पागल लोग काम आधा अधूरा नहीं करते। कोई मजाक नहीं। अर्जुन को जहां भी नजर गई बस आग की लपटें ही दिखाई दीं। मेटा ने कचरे के पहाड़ों को पेट्रोल से जलाकर मोमबत्तियों में बदल दिया था, जबकि धुएं के बादल आसमान को काला कर रहे थे।
हालांकि धधकती आग कबाड़खाने के अंदर ही सीमित रही, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यह जल्द ही रस्ट टाउन के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती थी।